देखो भाई, अब ध्यान समझिए, सुनो भैया। तुम्हारा चल रहा है रियल नंबर, और रियल नंबर में एक्सरसाइज है 1.3, और 1.3 का क्वेश्चन देखो, और बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में 100% मिलेगा क्वेश्चन, ये 99% तो कह ही लो, पक्का ही मिलेगा, ठीक है। डे 4 एक्सरसाइज नंबर तुम्हारी कौन सी है? 1.3। टॉपिक का नाम क्या तुम्हारा? रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। क्वेश्चन कौन सा करना है इसमें? फर्स्ट। और √5 तुम्हें कुछ स्टैंडर्ड नोट करा दो, पहले 5 लिया था, 3 लिया था उस टाइम, बताओ। 3। तो सबसे पहले हम करेंगे √3 सिद्ध करना हमें, ठीक है, सिद्ध करना हमें। तुम्हें लिख के छोड़ रहा है ऐसे, बस बात मत करो, जिसने पहले लिख रखा लिखियो, दोबारा ना लिखियो, ठीक है। सिद्ध करो, सिद्ध करो। इंग्लिश मीडियम क्या लिखेंगे? प्रूव दैट। प्रूव दैट, सिद्ध करो। हिंदी में √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है, √3 एक अपरिमेय संख्या। इंग्लिश मीडियम, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। अब ध्यान दियो इसमें भाई, ध्यान समझियो। रेशनल बोल लेंगे परिमेय को, रेशनल परिमेय को, इरेशनल बोल लेंगे अपरिमेय को। ए भी लिख सकते थे हम यहाँ, लेकिन एन का प्रयोग क्यों करा? क्योंकि वो भी अक्षर से स्टार्ट हुआ, आई से। यही बात समझो, ठीक है, थोड़ा बता। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, या √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूव करना। लेकिन हम इससे विपरीत अपोजिट बात लेके चलेंगे स्टार्टिंग में, समझिए ध्यान से। हिंदी मीडियम, हम मान के चलेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्या है। इंग्लिश मीडियम, √3 इज ए रेशनल नंबर। क्या मान के चलेंगे हम स्टार्टिंग में? रेशनल नंबर। सपोज करो कि वो रेशनल है, परिमेय है, वो क्या है? परिमेय संख्या है वो। सपोज करो परिमेय है वो, मान लिया हमने। तो जब हम लेके चलेंगे उस काम को, उसमें हम कुछ मान के चलेंगे कि ये अभाज्य संख्याएं हैं, यानी प्राइम नंबर है, ए और बी। तुम ए बी भी मान सकते हो, पी क्यू भी मान सकते हो, एम एन भी मान सकते हो, मर्जी है। ABCD में 26 लेटर हैं, इनमें से कुछ भी मान सकते हो, कोई भी 2 लेके चलेंगे हम। वैसे ए बी से करने के बुक में ए बी वगैरह दिया हुआ, पहले जो बुक हुआ करती थी उसमें पी और क्यू के हिसाब से देते थे, ठीक है। तो हम मान के चलेंगे कि ए और बी 2 इंटीजर हैं, यानी कि पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है 2, और वो कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर है वो। कैसी है? प्राइम नंबर, यानी जो अपने आप से कट सकती है, 1 से भी कट सकती है, डिविजिबल हो सकती है, डिवाइड हो सकती है, लेकिन किसी और से नहीं कटेगी। जबकि हम प्रूफ क्या कर देंगे उसमें कि वो तो किसी और से कट रही, डिवाइड हो रही किसी और से। जब वो किसी और से डिवाइड हो रही, तो इसका मतलब जो हम मान के चले थे कि परिमेय संख्या है, स्टार्टिंग में रेशनल नंबर मान के चले थे, और ये भी मान के चले थे कि वो क्या है? प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर। जबकि आ जाएंगे क्या, वो तो किसी से कटेंगे, डिवाइड होगा, यानी कहीं ना कहीं कंपोजिट मानी जाएंगे। तो इसका मतलब हमारी कल्पना कैसी हो जाएगी? विरुद्ध। हमारी कल्पना के विरुद्ध होगा वो, यानी कि हमारा क्या होगा? आवर एजप्शन। इंग्लिश मीडियम, आवर एजप्शन इज रॉन्ग, आवर एजप्शन इज रॉन्ग, यानी जो हमने मानना था वो गलत सिद्ध हो जाएगा। इसलिए हम लास्ट में जाके लिखेंगे, क्योंकि हमारी कल्पना के विरुद्ध है या विरोधाभास में है, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। इंग्लिश मीडियम,
आवर कंजप्शन एजप्शन इज रॉन्ग, तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट टू द फैक्ट, सो देयरफॉर √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये प्रूफ हो जाएगा। इस तरह के कुछ वर्ड हमें डालने पड़ेंगे, कुछ सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि जो हम मान के चलेंगे वो विरुद्ध हो जाएगी बात उसके विरुद्ध, ठीक है। मैं काम स्टार्ट कर रहा है, ध्यान से समझिए, ठीक है। तो ठीक है, सपोज करो कि √3 इज ए रेशनल नंबर। हिंदी मीडियम माना √3 एक परिमेय संख्या है, हम मान के चले पड़े इसे, जबकि करना कुछ और, मान के इसके विपरीत चले हम, पर जो मान के चले उसके हिसाब से अब देखो कैसे कैसे लिखना। फिर से क्या करना हमें, हाँ, टेक 2 इंटीजर प्राइम नंबर A एंड B, यानी कि हमने टेक माने लेना होता है, 2 माने 2, इंटीजर माने पूर्णांक, प्राइम माने अभाज्य है, वो अभाज्य गुणनफल, अपने आप से कटेंगे, एक से कटेंगे, डिवाइड होंगे, बस अपने आप से भी डिवाइड होंगे सेल्फ, और 1 से भी डिवाइड, किसी और से नहीं होते। संख्या A और B, हिंदी मीडियम, ये लाइन क्या तुम्हारी, हमने कोई 2 पूर्णांक अभाज्य पूर्णांक लिखोगे, क्या लिखोगे, हमने 2 अभाज्य पूर्णांक A और B लिए। बात समझ में आ गई क्या, हमने 2 अभाज्य पूर्णांक कौन से लिए, A और B। या तुम ऐसे भी लिख सकते हो हिंदी मीडियम, शुरू में A ठालो, A और B, A, B या A तथा B 2 अभाज्य पूर्णांक है। शायद ये बेस्ट लग रही हो तुम्हें लाइन हिंदी मीडियम को। A तथा B, स्मॉल a तथा b 2 अभाज्य पूर्णांक हैं। अभाज्य भी आ गया, पूर्णांक भी आ गया, और 2 भी आ गया, और a भी आ गया। बात समझ में आई क्या? तो हिंदी मीडियम के लाइन लिखेंगे, पहले बताओ ये और लाइन लिख रखी है क्या? ठीक है, तो ये लाइन लिखो। इंग्लिश मीडियम वाले इस तरीके से लिखो, लाइन स्टार्टिंग की लाइन लिख लो। काम कड़ा हो गया। देखो भाई समझो भैया, नेक्स्ट देखो भैया, काम की बात है, ध्यान समझिए। देखो भाई, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, ए और बी हमने ये मान लिया। अब देखो क्या लिखेंगे इसे, जब ये परिमेय है यानी कि रेशनल नंबर है, समझिए ध्यान से, जब ये परिमेय है रेशनल नंबर है तो इसका लिखने का तरीका समझिए ध्यान से। a/b = 3, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये परिमेय कहा गया, हम परिमेय मान के चल रहे इसे, रेशनल नंबर मान के चले रेशनल नंबर, और अगर ये रेशनल है यानी परिमेय है तो इसे लिखने का तरीका ये रहेगा। आप कहोगे क्यों रहेगा? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ लो यहाँ से, इसलिए मैंने होल्ड कर दिया जैसे सवाल। अब यहाँ से परिमेय अपरिमेय की बात समझ लो, समझो बात ध्यान से। सवाल हो गया हमने बीच में, थोड़ा ये बात समझ लो भैया, परिमेय अपरिमेय। एक तरफ लिख दिया मैंने रेशनल और एक तरफ लिख दिया इर्रेशनल, ठीक है। अब ये बात समझो, रेशनल इरेशनल है क्या। भाई बात मत करियो, एक दूसरे की तरफ मत देखो, सीरियस होकर बात को समझ करो, क्योंकि हमने सवाल रोक कर कुछ बता रहे तो काम की बात होगी, ध्यान समझना। तो रेशनल इरेशनल कैसे होगा? रेशनल संख्याएं वे होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, या कह लो A/B के रूप में लिखा जा सके। और हम क्या मान के चल रहे हैं, तभी तो हमने इसे अपॉन में लिखा। उन दोनों संख्याओं को A और B को हमने कहीं में लिख दिया, क्यों लिखा? क्योंकि रेशनल मान के चल रहे हैं हम इसे, और रेशनल को लिखने का तरीका क्या होता है? P/Q। पूरी बात समझो। और भी P/Q तो लिखना चाहिए उसे, वो हमारे रेशनल बन जा, क्या बन जाए वो? रेशनल, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात और कहता है वो, कि जो अपॉन में लिखा हुआ ना Q, जो अपॉन में लिखा हुआ Q, वो क्या होगा? वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर P के नीचे 0 लिख दोगे तो क्या बन जाएगा? वो इन्फिनिटी, अनंत, इन्फिनिटी अनंत बन जाएगा नहीं तो बस इसमें ध्यान रखना, जो संख्याएं अपॉन में लिखी जा सके और वो 0 ना होनी चलने वाली, तो वे सब कैसी होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। वो क्लियर हो रही बात? और सुनो, और अंडर रूट में ना हो, स्क्वायर रूट में भी ना हो, अंडर रूट वगैरह में, ठीक है। जैसे कि मैं बता रहा तुम्हें, अगर मैं एक संख्या यहाँ से 8 लिख दूं
तो ये भी रेशनल है परिमेय संख्या। कैसी है? रेशनल परिमेय संख्या। सुनो क्यों? क्योंकि जिसके अपॉन में कुछ नहीं है, तुम्हें सबने सीखा होगा कि उसके अपॉन में क्या मान लिया जाए, अपनी तरफ से लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ जीरो तो नहीं है नीचे की तरफ, कोई दिक्कत नहीं। एक संख्या मैंने लिखी 2/3, ये भी रेशनल है, अपॉन में लिखा गया p/q और नीचे जीरो भी नहीं है। एक संख्या लिखा मैंने 8/5, ये भी रेशनल। तो सारी रेशनल संख्याएं हैं, समझ गए? तो अगर हम 8 भी लिख दें इसे, अपॉन में भले कुछ ना हो, इसके अपॉन में 1 लिख लेते, क्या दिक्कत है? तो रेशनल बन जाएगी फिर। तो ये रेशनल है सब, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल दिए इसके रेशनल के, ठीक है। ये रेशनल के एग्जांपल हो गए। बात समझ भाई? थोड़ा इरेशनल वाली बात समझ लो। और हाँ एक बात और, एक इरेशनल और देख लो। अगर तुम्हें कोई कह दे कि जीरो कैसी है, जीरो, तो ये भी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है जीरो भी। जीरो कैसी है? रेशनल परिमेय संख्या। क्योंकि देखो इसके अपॉन में हम क्या मान लेंगे, एक लिख देंगे। और जीरो बाई कुछ, जीरो के अपॉन में अगर कुछ भी आ जाए वो जीरो बनता है। क्या बनता है? जीरो। और वैसे भी इसने क्या कहा था कि अपॉन वाला जीरो नहीं होना चाहिए, बस क्या कहा था, जो नीचे रहेगा ना डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यानी कि हर जीरो नहीं होना चाहिए। और इसका हर जीरो कहाँ? 1 से है, जो 1 है, 1 लिखा हमने। तो ये भी परिमेय होगी। तो आज परिमेय को समझ में आया कुछ थोड़ा सा? अपरिमेय देखो, जैसे कि हमने देखा √2, ये अपरिमेय है क्योंकि पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मान पूरा नहीं है कंप्लीट, तो अपरिमेय में जा गई है, ठीक है। अब देखो जैसे कि √3, √5, ये सब अपरिमेय संख्या है। ये √, पर इसमें एक बात और ध्यान कर लो। जैसे कि एक संख्या लिख रहा मैं, तुम्हें ध्यान से समझना। देखो 2.343789283 डोंट, ये संख्या कहीं नहीं रुक रही, दशमलव के बाद रुक नहीं रही। इसे क्या बोलेंगे हम? अशांत दशमलव। क्या बोलेंगे? इंग्लिश मीडियम में इसे कहा जा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग। अशांत दशमलव कौन सी होती है? जो रुक जाती है। और तो जो रुक जाती है उन्हें कहते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए शांत दशमलव, इंग्लिश मीडियम के लिए टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे, टर्मिनेटिंग होती है। और जो नहीं रुकती नॉन टर्मिनेटिंग, तुम्हारे लिए शांत अशांत। तो जो नहीं रुकती ना वो अपरिमेय है, जो नहीं रुकती। जैसे कि √2 का मान है 1.41345, इस तरह मतलब बहुत सारा लंबा मान है, नहीं रुकता है, तो क्या होगा? वो अपरिमेय। एक बात और मोस्ट इंपोर्टेंट, इधर ही समझ लो लगी। एक पाई होता है, पाई। इस पाई थोड़ा मैंने ऐसा बनाया है, ये इस तरीके से बन सकता है, देखो पाई, ठीक है। अब मैं तुम्हें कहता हूँ ना कि आर को अच्छा बना करो सही तरीके से, तुम आर ऐसा बना दो बाजी बात, जबकि वो पाई बनता है। आर तो देखो ऐसा बोलना जा, जीरो बनानी पड़ती है उसमें कोने पे, यहाँ जब आर होता है वो। स्मॉल आर लिखने का एक तो तरीका ये है, ऐसे भी लिख दें स्मॉल आर, समझ गए क्या? लेकिन अगर इसमें से जीरो हटा दी जाए, तुम जैसे कि स्टूडेंट सभी ज़्यादातर कम से कम लगभग 60% स्टूडेंट ऐसे यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं पाई बन जा, वो आर नहीं माना जाता। इसलिए मैं मना करता हूँ कि भाई उसे जीरो जरूर बना करो, उस पर आर माना जाएगा फिर, समझ गए? चलो खैर पाई, मैं तो ऐसा पाई करता भी नहीं, ठीक है। तो अब एक काम करो यहाँ से, जैसे मैंने पाई लिखा, अब मैं तुम्हें पाई बताता हूँ कि ये परिमेय है या अपरिमेय। पाई परिमेय है या अपरिमेय, अब ध्यान समझिए। अब देखो पाई परिमेय है या अपरिमेय, इस बात को समझिए। पाई परिमेय भी है, पाई जो है परिमेय भी है और अपरिमेय भी है, यानी कि रेशनल भी है, इरेशनल भी है, दोनों जगह चलता है। कैसे? समझो बात, देखो ध्यान समझिए। पाई का मान 180 डिग्री भी होता है। जब तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना, क्या पढ़ोगे? ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का चैप्टर पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री, उस टाइम यहाँ 180 डिग्री यूज करेंगे त्रिकोणमिति में। लेकिन जब मेंसुरेशन पढ़ते हैं, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, बेलन, शंकुगोला, सिलेंडर, हाइपरबोला, ठीक है, होलो सिलेंडर, वो पढ़ाया जाएगा बाद में, स्पेयर वगैरह, ठीक है, गोला गोला पढ़ेंगे। वहाँ पे क्या चलता है? 22/7, और एक इसका मान होता है 3.14। 7 से अगर डिवाइड करोगे ये आता है। अब सुनो ध्यान से, वैसे पाई का जो मान है ना, आर्यभट्ट ने दिया था, गणितज्ञ है, मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, उन्होंने दिया था पाई का मान सबसे पहले 499 ईस्वी में, 499 में, 476 में उनका जन्म हुआ था। 23 साल की उम्र में, 23 ईयर ओल्ड, 23 साल की उम्र में आर्यभट्ट ने पाई का मान दिया था। और पाई का मान जो है वो 3.14 नहीं है, वैसे सही मायने में इसका मान रुकता नहीं, इसका मान 3.1416 और चलता चला जाए, कैलकुलेटर में भी नहीं आता, कैलकुलेटर में नहीं आता, ठीक है। तो पाई का मान
बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम कैलकुलेशन करने के लिए इतना उठा लेंगे 3.14। पाई की वैल्यू क्या उठा लें 3.14 कैलकुलेशन करने के लिए। तो जब इसे फिक्स करके उठा लें तो इसे परिमेय मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? इसे परिमेय क्यों मान लिया जाए? क्योंकि पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई। कैसे लिखी हुई है? और जो पी अपॉन क्यू में हो जाती है क्या हो जाता है? रेशनल। और वैसे भी नीचे का जीरो है क्या देखियो, और उसने कहा अभी तक जीरो नहीं होना चाहिए और है भी नहीं जीरो, तो इसका मतलब क्या माना गया है? रेशनल। ये भी क्या? रेशनल। जबकि अगर देखा जाए तो रेशनल पाई होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका मान नहीं रुकता। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत दशमलव। क्या है? अशांत दशमलव। कैलकुलेटर में भी चेक करना है, नहीं रुकता है मान, बहुत बड़ा मान है। तुम्हारे बुक के अंदर शायद कहीं √3 का मान अगर दिया गया होगा, मतलब इसका पाई का मान, तो तुम ध्यान करना तुम्हारे बुक में कहीं छप रहा होगा 3.1416 और फिर उसके आगे बहुत सारी डिजिट होंगी, डॉट 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 ऐसे ही। ठीक है, तो मैं फिर कह रहा, अब इसमें समझिए तो कहाँ इसे रेशनल मानना जाएगा और कहाँ इसे इरेशनल मानना जाएगा, कहाँ परिमेय कहाँ है परिमेय, वो बात समझो ध्यान से। देखो अगर बात हो रही पाई की, बात किसकी होगी? तो पाई तो माना जाएगा इरेशनल। ध्यान समझो, पाई तो क्या माना जाएगा? अगर कहीं तुमसे बोल ले कि पाई कैसी संख्या है, कैसा सिंबल है, रेशनल या इरेशनल, तो तुम कहोगे इसे इरेशनल यानी कि अपरिमेय। हिंदी मीडियम क्या कहोगे? अपरिमेय। लेकिन अगर इसकी वैल्यू की बात करें, ये तो पाई हो गया, इसकी वैल्यू तो ये है ना, इसके जो मान होते हैं, मान इसके जो मान होते हैं वैल्यू, उन्हें माना जाता है परिमेय, रेशनल। फिर रिपीट कर रहा, पाई को तो इरेशनल लेते हैं, पाई को तो इरेशनल, लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है उसे रेशनल में लेते हैं। कैसे लेते हैं? बात समझ में आ गई क्या? अगर कहीं पाई में समझ गए दोनों बात, ध्यान रखिए। अच्छा, अब मैंने तुम्हें ये रेशनल रेशनल क्यों होता है ये भी रिपीट कर दूं। जो होते हैं टर्मिनेटिंग, जो रुक जाती है दशमलव के बाद, वो परिमेय। और जो दशमलव के बाद नहीं रुकती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत दशमलव, वे होती है अपरिमेय। शायद परिमेय अपरिमेय का डिफरेंस है, समझ गए होंगे हम, फिर काफी डिस्कस कर लिया। थोड़ा बहुत यहाँ से कुछ नोट करना चाहो नोट कर लो, फिर भी कोई बात नहीं। देखो भाई समझो बात नहीं बात। देखो ये नोट कर लिया तुमने भाई, इसे करना रफ पेज पर नोट। कहाँ करना नोट? पीछे बैक साइड में। ये रफ का काम था, ठीक है, मिटो दो, इरेज करो। देखो ध्यान समझो। अब सुनो, वैसे हमने अलग सी बात करी, ठीक है, सवाल से, लेकिन क्यों करी? क्योंकि जो हमने A/B लिखा ना, ये A/B, इसमें ये बात हो सकती थी A/B लिखा क्यों लिखा? क्योंकि हमेशा रेशनल मान के चल, परिमेय संख्या रेशनल, इसलिए अपॉन में लिखना पड़ा। क्योंकि नियम ये कहता है, देखो मेरे सामने लिख दिया भैया, क्योंकि परिमेय संख्या कब होगी? जब उसे P/Q के रूप में लिखा जाए, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। बात समझ क्या? वो क्या हो जा? रेशनल। क्या हो जाए वो? रेशनल। और एक नियम हो रहा है इसमें, Q जो है 0 बराबर नहीं हो सकता, इसलिए P/Q A/B में लिखा हमने, मल्टीप्लाई में तो लिखा, डिवाइड में लिखा हमने। फिर परिमेय संख्या को बताने के लिए मैंने अभी समझाया तुम्हें कि परिमेय कौन से होंगे, अपरिमेय कौन से होंगे, रेशनल कौन सी, रेशनल कौन सी, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, सब बात समझाई थी। ठीक है, क्लियर? अब काम चलो आगे लेकर। अब देखो इसमें क्या करना है, दोनों ओर का वर्ग करने पर, हिंदी मीडियम दोनों ओर का, इंग्लिश मीडियम डूइंग स्क्वायर बोथ साइड। तुम लिखो हिंदी मीडियम दोनों ओर का वर्ग करने पर, मैं इंग्लिश मीडियम का लिख रहा है, ठीक, डूइंग स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, अब यहां दोनों ओर का वर्ग करेंगे इसमें, तो ऊपर बनेगा A² अपॉन में बनेगा B², और हाँ √3, जब √3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा वो 3, उसे दिखाने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है भाई, तुम जानते हो हिंदी मीडियम, वर्ग से वर्गमूल, जब इधर वर्ग करेगा तो दोनों का वर्ग हो गया, देखियो इधर वर्ग करोगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। अब देखो क्या करना, ये B² अपॉन में से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर देखो क्या लिखेंगे, A², इधर क्या लिखोगे 3, साथ में क्या लिख दिया B²। बताओ ये स्टेप भी समझ में आ गया क्या? अब ये 3 अपॉन में लाओ इसके, तो इसे लिखना तरीका देखियो, पहले तो इधर B² लिख लो, क्या लिख दो B² इक्वल, अब ये 3 को इधर मल्टीप्लाई में से कहाँ लाओ, इसके डिवाइड में, किसके अपॉन में
इससे क्या पता लगा, देखो ध्यान समझना, इसके सामने की लाइन बहुत काम की है। ए स्क्वायर जो है किससे डिवाइड दिख रहा तुम्हें? तो हम लिखेंगे देखो सिंस, यानी कि क्योंकि, 3 बिंदु भी लगा सकते हो, क्यों 3 पॉइंट, सिंस ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 3। ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर वो डिवीजन किससे है? 3 से। सिंस लिखा, क्योंकि क्या है, इसलिए, या सो देयरफॉर ए आल्सो डिविजिबल, आल्सो मतलब भी, यानी कि ए भी 3 से डिवाइड होगा, ए भी 3 से डिवाइड, ये स्टेप में यूज करने वाला, तुम्हें भी नोट करना है, ठीक है, स्टेप यूज करूंगा। देखो ध्यान से, एक बार ये बात समझने की कोशिश करियो, बस बात ना करियो, हाँ ध्यान करियो। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, देखो ए स्क्वायर डिविजिबल है किससे? 3 से। देयरफॉर ए स्क्वायर नहीं, ए आल्सो डिविजिबल बाय 3, यानी कि अगर ए स्क्वायर 3 से विभाजित है तो ए भी 3 से विभाजित होगा। वो क्यों होगा उसका मैं थोड़ा एग्जांपल के तौर पे तुम्हें दिखा रहा है, एक बात सुनो। मान लो कोई संख्या 3 का स्क्वायर किससे विभाजित हो जाएगी? मैंने स्क्वायर क्यों लिया बता सकते हो? क्यों यहाँ ए का स्क्वायर था, किसका स्क्वायर था? मैंने 3 का स्क्वायर ले लिया, क्यों? तुम्हें दिखाने के लिए। देखो 3 का स्क्वायर बताओ क्या बना था? नो बताओ, वो 3 से कट रहा क्या? डिवाइड हो गया नहीं? कितनी बार से मतलब नहीं है, डिवाइड हो गया। अगर बाई चांस में इसे ए स्क्वायर ना रखता, ए स्क्वायर रखने पे तो कट ही गया, 3 3 बनकर, स्क्वायर हटा दिया मैंने, अब नहीं कटने का कोई। मेरे ख्याल से बात समझ गए हो जो बताने की कोशिश। अगर ए स्क्वायर 3 से डिवाइड है तो ए भी 3 से डिवाइड होगा, समझ गए क्या? ये कंडीशन बनती है इस तरीके से। 9 पे चेक करवाता हूँ, 9 का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 9 9 81, 3 से 81 27 बार कटेगा, स्क्वायर हटा दो, चलो अभी भी कटने लायक है, 9 कट जाएगा, कट रहा नहीं, ये 9 भी तो कट रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा, स्क्वायर करोगे तो भी डिवाइड। अब तुम कहोगे तुम यहाँ 8 का स्क्वायर ले लो सुनो, या कुछ और ले लो, कुछ अलग सी संख्या क्यों ले लेता, तुम तो अलग संख्या ले लो सुनो। मैंने 2 का स्क्वायर ले लिया। अरे पहली बात तो इसमें एक बात सोचो कि पहली बात तो ये स्क्वायर ही नहीं कट रहा इससे, तुम पे 2 क्यों काटने की कोशिश क्यों करोगे? 2 2 इसे काट दोगे, तो जब यही नहीं कट रहा तो ये कैसे कटेगा? तो संख्या में ऐसी लेनी जो ए स्क्वायर कट रहा, हम तो ये कह रहे कि ए स्क्वायर कट रहा 3 से, डिवाइड हो रहा, वो जब ए स्क्वायर डिवाइड होगा तो ए भी होगा, और मान लिया ए स्क्वायर नहीं होगा तो फिर ए कैसे हो जाएगा? समझ गए क्या? तो ए स्क्वायर है यहाँ डिवाइड, ए स्क्वायर, तो इसका मतलब ए भी डिवाइड होगा। अब यहाँ पर तुम कोई संख्या ऐसी लेने लगो कि वो तो डिवाइड है ही नहीं। अरे ऐसे अगर वो डिवाइड नहीं है तो उसका वर्ग भी डिवाइड नहीं होने का, इसका मतलब देख लो, वर्ग भी डिवाइड नहीं होने का। और तुम ऐसी कोई संख्या लोगे जो स्क्वायर डिवाइड हो रहा, स्क्वायर डिवाइड, तो फिर एक बात पक्की है 100% सो, स्क्वायर डिवाइड अगर होगा तो विदाउट स्क्वायर भी डिवाइड होगा, पर संख्या ऐसी लेनी है जो डिवाइड होगी। जैसे कि हमने कुछ भी ले लो, यहाँ 3 से कटना चाहिए, फिर मतलब क्या लोगे? स्क्वायर को ये सर 6 36 है, जैसे कि ये है। अब देखो 6 का स्क्वायर बताइए क्या बना? 3 से कट जाए 12 का, डिवाइड हो गया क्या? तो बिना स्क्वायर के भी चेक करके देखो इसे, अगर स्क्वायर कटेगा तो बिना स्क्वायर भी कटेगा, स्क्वायर हटा दिया हमने। 3 से बताओ 6 डिवाइड होता क्या? और शायद मैं क्या समझ गए होंगे बात अब ये अभी कि अगर ए स्क्वायर 3 से डिवाइड है तो ए भी, ए आल्सो डिवाइड बाय 3। क्लियर हो गई बात, ये समझिए? ठीक, स्टार्ट। देख हाँ भाई, फिर बात समझ गया तुम, ये नोट कर लिया? तो क्या बताया मैंने? ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 3। तो देयरफॉर इसके नीचे लाइन जो आएगी वो देखो कौन सी आएगी, ध्यान समझिए। देयरफॉर ए इज ऑल्सो, इसके नीचे लेनी लाइन वो
ये लाइन जो मैं लिख रहा है इसके नीचे की तरफ लेनी, इंग्लिश मीडियम इसके नीचे लेनी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम ध्यान नहीं दे रहा, वहाँ ध्यान कर रहा है उस पर, वहाँ ध्यान मत कर, यहाँ ध्यान रख। तो देयरफॉर इसके नीचे लेना है, सिंस के नीचे की तरफ। देयरफॉर ए इज ऑल्सो क्या लिखेंगे, डिविजिबल बाय 3। हिंदी मीडियम ध्यान समझियो, मैं बोल रहा है इसे देखो दोबारा, हिंदी मीडियम। क्योंकि ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, क्योंकि ए स्क्वायर 3 से इसलिए ए भी ऑल्सो का मतलब भी, ए भी 3 से विभाजित होगा। बात क्लियर होगी क्या? इसका मतलब हमें क्या पता लगा, ए स्क्वायर देखो दिख भी रहा है यहाँ, ए स्क्वायर 3 से विभाजित है क्या? जब स्क्वायर विभाजित है तो इसका मतलब ए भी विभाजित होगा। वो मैंने तुम्हें एग्जांपल के तौर पे समझाई भी, अभी थोड़ा लिख के साइड में लिख के समझाता। बात क्लियर होगी? अब देखो हमें क्या करना, बहुत इजी है, देखो ध्यान समझो। अब जैसे हमने इसमें शो करा ना कि ए स्क्वायर विभाजित है 3 से, कुछ ऐसा करना कि हम बी को भी दिखा दे 3 से विभाजित। किसे दिखा दे? बी को भी 3 से विभाजित दिखा दे। तो बी को 3 से विभाजित दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस वाले स्टेप से काम लेना। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख दो, इक्वेशन नंबर 2। यानी कि अगर हमें बी को भी दिखाना है 3 से विभाजित, अब हमें यहाँ कुछ अलग करना है इस वाली इक्वेशन पे। अब ध्यान करिए, मैं यहाँ से इरेज कर रहा सारा कुछ, इरेज करने के बाद इसे लेके चलूंगा बस समीकरण को, और समझिए ध्यान से इक्वेशन को, ठीक है। बताऊं, अब देखो हमने ए स्क्वायर तो दिखा दिया विभाजित, अब किसे दिखाएंगे हम? बी स्क्वायर को किससे? 3 से। ऐसे क्या हो जाएगा बताइए, वो ए भी 3 से डिवाइड हो रहा है और बी भी 3 से डिवाइड हो रहा है। और जबकि कहा क्या गया था कि ए और बी तो प्राइम है, क्या कहा गया था? प्राइम इंटीजर, यानी कि जो किसी से, और जबकि ए और बी किससे कटेंगे? दोनों ही 3 से। को प्राइम बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे? को प्राइम, सहभाज्य बोल रहा है ना, सहभाज्य, को प्राइम। तो जब ये किसी से कट गए 3 से, तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये प्राइम है या सॉरी ये रेशनल है या इरेशनल हो जाएगा? फिर इरेशनल, यानी हमारी कल्पना के विरुद्ध हो जाएगा, एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा, अवर एजम्पशन रॉन्ग, ठीक है। तो ध्यान करिए भैया, ठीक है। देखो भाई, अब हम वो इक्वेशन ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2। किसे ले रहे? तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर √3 बी स्क्वायर, और ध्यान करो वहाँ स्क्वायर रूट रहा नहीं था, अंडर रूट गायब हो गया था, स्क्वायर से अंडर रूट, वो इक्वेशन ऐसी थी। बताओ ठीक ऐसी? इक्वेशन नंबर 2 देखो ऐसी थी क्या वो? तो हमने ले लिया, अब इसके सामने लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इसका मतलब होता है हिंदी में कैसे लिखेंगे? समीकरण 2 से। क्या लिख देंगे सामने की तरफ? समीकरण 2 से, क्योंकि समीकरण 2 उठाई हमने। कौन सी उठाई? समीकरण 2। अब देखो इसमें करना क्या, हमें ए का मान रखना है। ध्यान समझिए, हमने लिख दिया ए बराबर 3, और इसके साथ इधर ABCD का कोई भी अक्षर लेके चल सकते हैं अपनी मर्जी से। तुम चाहो तो अपने नाम का पहला अक्षर ले लो। अब ध्यान करना, हमें क्या करना, a बराबर 3m इक्वेशन 2 में रखना, a बराबर 3m इक्वेशन 2 में रखना है। ध्यान समझिए, तो हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन 2। इससे क्या पता लगा? हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम, ए का मान, वैल्यू ऑफ ए, देखो समझो ध्यान से, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर। बात समझ गए क्या? ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, और यहाँ क्या लिखोगे? समीकरण 2 से। बात समझ आ रही? एक बात और समझो, यही सवाल अगर √5 का होता, यही सवाल √5 का होता, ध्यान करो भाई, यही सवाल √5 का होता, उस सिचुएशन में क्या करते? a बराबर 5m, 5m यानी कि वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन 2, यहाँ 5m चलता है। 7 का सवाल होता है, तो a बराबर 7m लिखते थे, 7m क्या लिखते हैं? 7m। तुम चाहो तो यहाँ m ना लिख के अपने नाम का पहला अक्षर भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि भविष्य है, भविष्य का नाम किससे बनेगा? वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इस सवाल के अंदर कहीं ना कहीं पहले हमने ए बी का यूज कर रखा, सवाल में ए और बी का यूज कर रखा।
तो बी का इस्तेमाल नहीं करना, ए नहीं इस्तेमाल करना, बी इस्तेमाल नहीं करना, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। 26 अक्षर हैं ABCD के 26 लेटर, 26 में 2 तो छोड़ने पड़ेंगे अब जब। हाँ अगर बाई चांस वो सवाल में PQ लेकर चलता है स्टार्टिंग से P/Q सवाल में, तो फिर ले सकते थे, क्योंकि फिर PQ के नाम से नहीं ले सकते कोई भी, जब लड़के का नाम पागल है P से बना कर। तो फिर अगर PQ का सवाल लेते हैं हम, कहीं किसका सवाल लेते हैं PQ का, तो फिर हम P या Q का इस्तेमाल नहीं कर सकते। 24 लेटर जो बचे हुए उनमें से कोई भी, जैसे कि अब एक नाम है यहाँ से, ये देखो अभिषेक, अभिषेक का नाम ऐसे स्टार्ट है, वो भी अपने नाम का पहला अक्षर नहीं इस्तेमाल कर सकता, क्योंकि ए बी इसके अंदर आ चुके, उससे अलग लियो कोई भी। समझ गए बात? मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। समझ गए होंगे? खैर क्लियर हो गया भाई? अब एक काम करो, ये बात समझ गए दोनों सेंटर? मान रखो ए का मान मैंने क्या रखा यहाँ 3m, देखो मैं इसमें रखना 3m, समझिए सब। जब मैं यहाँ 3m रखूंगा तो 3m का स्क्वायर होगा तो सारे का ही तो होगा ना। इधर क्या लिखोगे 3d²। बताओ ये स्टेप समझ में आ गया क्या? a बराबर 3m यहाँ रख दिया मैंने एक ही जगह। अब देखो इससे क्या फायदा हुआ, 3 का वर्ग बताओ कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, और m का भी क्या करोगे और इधर क्या लिखोगे 3b²। बताओ यहाँ क्लियर हो गया क्या? अब हम इस 9 को इसके अपॉन में ले जाएंगे, 9 को कहाँ ले जाएंगे उधर डिवाइड में। तो देखो कैसे लिखेंगे, m² 3b²/9। देखो इससे फायदा क्या होने वाला, आप जाए 3 से ये 9 कैंसिल करेंगे कितनी बार बताइए। इससे देखो क्या हुआ, अब इसे देखो क्या लिखेंगे m², इधर क्या लिखा और अपॉन में क्या 3। इससे तुम्हें एक बात दिख रही होगी, अब b² 3 से डिवाइड है। देखो पहले भी थोड़ी देर पहले क्या आया था, वो a² 3 से डिवाइड था, ठीक है ना, a² 3 से डिवाइड था। अब कौन है डिवाइड, b² डिविजिबल बाई 3। अच्छा b डिवाइड स्क्वायर डिवाइड है तो b भी डिवाइड होगा, समझ गए? तो वो हमें यहाँ लिखना है इधर। तो पहले मैंने क्या लिखा था सिंस देयरफॉर, या फिर तुम उसकी जगह उन वर्ड को यूज ना करके ऐसे भी लिख सकते हो। देखो मैं साइड में लिख रहा है इसकी दोनों लाइन जो सामने आनी है, ऐसे भी लिख सकते हो भाई। इसके सामने की लाइन को या तो सिंस देयरफॉर या फिर इस तरीके से, ये अगर ऐसे लिखोगे तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में चल जाएगा ये, ठीक है? तो मैं इसके सामने लिख रहा है, ध्यान समझिए। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे b² डिविजिबल बाई 3 हिंदी मीडियम, यानी कि b² 3 से विभाजित है, इसलिए b भी 3 से विभाजित होगा। इंग्लिश मीडियम b आल्सो डिविजिबल बाई 3, यानी b भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है? लिख रहा मैं, नोट करिए। तो b² डिविजिबल बाई 3, so therefore b is also divisible by 3, यानी कि b² 3 से विभाजित है, इसलिए b भी 3 से विभाजित होगा। यहाँ तक नोट कर लो। इसके बाद इसका अब रिजल्ट बताने का टाइम आ गया, रिजल्ट बताएंगे इसका फिर होंगे। लेकिन देखो इससे क्या पता लगा,